ऐसे ऐसे घबराहट घबराहट हल्की हल्की होती है। अच्छा मैम को बताते हो, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे घबराहट होती है, किसी ने बताया है ना? और उसके बाद अच्छा से लगा होगा, मैंने समझाया होगा कि नहीं बेटा हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम तो अच्छे बच्चे हो, कैसे करा होगा, है ना? तो थोड़ा सा बड़ा अच्छा फील गुड फैक्टर सा अच्छा से लगा होगा, हिम्मत सी आई होगी, है ना? अच्छा अब एक बार बताओ, घर में छोटे बहन भाई बड़े बहन भाई भी होंगे? और लड़ाई भी होगी। और कितनी सारी लड़ाई होती है? बहुत सारी लड़ाई होती है, और कभी कभी रोना भी आता होगा, है ना? क्यों? क्योंकि अभी क्या है, तुम लोगों की एज है, ग्रोइंग एज। ये सब चीजें ना जो तुम बहन भाइयों से लड़ रहे हो, जो तुम एग्जाम में डर रहे हो, जो तुम अपनी मैम के पास आ रहे हो, ये सब चीजें क्या कर रही है तुम्हें? लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रही है। तुम्हें आगे जाना है ना? बहुत अच्छी लाइफ सेटल करनी है ना? बहुत बड़ा आदमी बनना है। और फिर पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको प्राउड करवाना है, खुद भी प्राउड होना है। यही है, लेकिन करोगे कैसे? तैयार हो आगे के लिए? तैयार हो? अच्छा मुझे बताओ, कौन कौन बच्चा क्या क्या बनना चाहता है लाइफ में? एक दो बच्चा मुझे बताओ, सोचा है कुछ? चलो बताओ किसने सोचा है? क्या बनना चाहोगे बेटा? आईपीएस, वेरी नाइस। खुद का बिजनेस करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर बनना चाहते हो? अच्छा अब देखो, जब तुमने मुझे बताया कोई आईएएस बनना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई खुद का बिजनेस करना चाह रहा है ना? तो अब तो जब तुम इस फील्ड में उतरोगे तो परेशानियां भी आएंगी, चैलेंज भी आएंगे, फिर कैसे करोगे? तुमको सामना करना है ना, उसे हार नहीं माननी ना। देखो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे पास खुद वो क्वालिटी है, जब कोई भी चैलेंज तुम्हारी लाइफ में आएगा और तुम उसको डील कर पाओगे। ठीक है? अब तुम्हारे सबके पास एक रजिस्टर है? और पेन भी है? अपना हाथ ना अपने रजिस्टर में ड्रॉ कर लो, ठीक है? बस जैसा मैं कहती जा रही हूँ वैसा तुम करते जाना। अभी देखो तुम्हें खुद की क्वालिटी पता चलेगी जो तुम सोचते ही नहीं हो। कर लिया तुमने ड्रॉ? यस मैम। अच्छा बताओ, ये आप ही लोगों का हाथ है या मेरा हाथ है? तो ये आप ही का है ना, मतलब अब इसमें जो कुछ भी चीजें होंगी वो आप ही की है, मेरी कुछ नहीं है। चलो अब यहाँ पे आपके हाथ में जरा मुझे ऊपर दिखाओ, किसकी हाथ में कितनी कितनी फिंगर्स है? ऐसे रेज करो, रेज योर हैंड। अरे वाह, सबके हाथ में 5 फिंगर्स? यस मैम। एंड नाउ चलो अब इसमें 5 फिंगर्स में आप खींचो 1 मिनट के लिए और एक गहरी सांस ले लो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। कोई नहीं है यहाँ पे, कोई आपकी मैम नहीं है, मैं भी नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है? बिल्कुल रिलैक्स। अब आपको अपने बारे में 5 ऐसी अच्छी चीजें सोचनी है जो आपके पास है, किसी और के पास नहीं है, या कोई आपको नहीं दे पाता, सब आपके पास है, आपके अंदर है। ऐसी 5 अच्छी चीजें सोचो। वो आपकी डांस करने की एबिलिटी हो सकती है, आपके बोलने की एबिलिटी हो सकती है, या आपकी कोई कॉन्फिडेंस हो सकता है कि मैं इतना अच्छा कॉन्फिडेंस करता हूँ, आपकी पढ़ाई से संबंधित एबिलिटी हो सकती है, कुछ भी जो अच्छी क्वालिटी आपके अंदर आप सोचते हो कि मैं ऐसे अच्छा भी हूँ। सोचो, जल्दी सोचिए। जब सोच लिया तो अपनी 5 फिंगर पे वो 5 क्वालिटी लिखनी है। आप खोलो और वो 5 क्वालिटी लिखो। तो सोचा नहीं, अपने अंदर झांकना नहीं, है ना? अपने अंदर झांकने को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, मतलब हम जब खुद अपना एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, तुम्हें 5 क्वालिटी किसी किसी बच्चे को नहीं मिलेंगी, 2 मिलेंगी, 3 मिलेंगी, 4 मिलेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करो 5 ढूंढने की, लेकिन 3 है 4 है तो भी लिखो, मिलेंगी जरूर अपने अंदर की स्ट्रेंथ तुम्हें। और अपने फ्रेंड का मत देख के कॉपी करना, खुद ही लिखना,
क्योंकि हम खुद के लिए कर रहे हैं। पांचों फिंगर में लिखा लेकर क्वालिटी, और किसकी 4 फिंगर्स पे आ गई, और 3 पे आ गई, और 2 पे, और बाकी अभी 1 वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने अंदर की क्वालिटीज निकाल के लाओगे, निकलेंगी जरूर। अब तुम्हारे हाथ में देनी होती है बीच में, यहाँ पे छोटा सा बनाओ, ठीक है। अब ये दिल किसके लिए है, उस इंसान के लिए, तुम्हारी मम्मी हो सकती है, तुम्हारी अच्छी टीचर हो सकती है, जिसे तुम ये समझते हो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है, इससे अच्छा मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो उस पार्ट को वहाँ पे लिखो कि मेरे साथ पूरी जिंदगी रहेगा, मेरे हर उतार चढ़ाव में मेरे साथ रहेगा, सबसे बेस्ट पार्ट आपकी लाइफ है। कोई भी वो व्यक्ति जो आपकी लाइफ में सबसे अहम भूमिका रखता है, देखो आपके पापा भी हो सकते हैं। अब मुझे एक बार बताओ, पहले आप लोग, आपने क्वालिटी लिखी, अपने आप लिखी? मैंने तो नहीं लिखवाई, मैंने बताई ये लिखो, ऐसे लिखो, यानी आपके अंदर वो चीजें थी, है ना। और दूसरा जो आपने दिल में अपनी मम्मी को लिखा, पापा को लिखा या टीचर को लिखा, वो भी आपके पास ही था, मेरे पास तो नहीं था। अब कभी आपने सोचा इन अच्छी चीजों के बारे में अपनी लाइफ में, मेरे पास अच्छा भी है, सोचा था कभी? नहीं सोचा था ना। आज समझ में आया कि हमारे पास तो कुछ अच्छा भी है, आया ना। ये जो अच्छा है आपके पास, है ना, ये क्वालिटी, और वो व्यक्ति जिसे आप सोचते हो मेरे साथ पूरी लाइफ रहेगा, तो यही व्यक्ति और यही आपकी क्वालिटी आपको लाइफ में होगी, आपको लाइफ में हेल्प करेगी। जब आप लाइफ में चैलेंजेस फेस करो और आपको लगे कि अब मैं हिम्मत हार रहा हूँ, मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, तब तक, क्योंकि अभी आपकी बहुत छोटी उम्र है, अभी आप आगे बढ़ोगे तो चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, है ना। तो उस समय जब आप चैलेंजेस की फेज में आओ तो ये याद रखना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास क्या है, बताओ, तुम बताओ क्या है मेरे पास, मेरी क्वालिटी जो मेरी खुद की है, दूसरा वो व्यक्ति जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब भी जरूरत पड़े तो हमें किसके पास जाना है, व्यक्ति के पास, और विश्वास किस पे रखना है, अपनी क्वालिटी रखोगे? यस मैम। पक्का? यस मैम। देख लो, डाउट नहीं हो बिल्कुल भी? यस मैम। अब जिनकी बच्चों की एज ही निकल कर आई, मैं दो निकल होती नहीं है जितना मैं डर रहा हूँ। करते हो कभी ऐसा, खुद तो सोचते हो नहीं है ना, नहीं सोच पाते, अच्छे बड़े बड़े लोग नहीं सोच पाते, अभी तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं मैं मान सकती तुम सोचते होंगे, क्योंकि खेलने वाली उम्र है तुम्हारी, है ना। लेकिन ऐसी ऐसी चीजों में डील बहुत करते हैं जिसको तुम ध्यान भी नहीं देते। अब क्या है, मैं यूनिक हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं अच्छा कर सकता हूँ, उस यूनिकनेस को हमेशा अच्छे के लिए यूज करना है, क्योंकि हमें अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है ना। चलो अब है एक बात, जब हम टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम परेशान हैं, है ना, हम घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। क्या हमेशा स्ट्रेस या टेंशन बुरा होता है, डरने वाला होता है? बताओ, क्या कभी अच्छा स्ट्रेस भी हो सकता है? सुना है कभी अच्छे वाले स्ट्रेस के बारे में? मैं तो कह रही हूँ अच्छा स्ट्रेस भी होता है। कैसे होता है? अच्छा स्ट्रेस वो होता है जो हमको फोर्स कर रहा है, पुश कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है हमारे कामों को, हमारे लक्ष्य को पाने के लिए। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं? यस मैम। अब वो क्या एग्जाम तुम्हारे लिए टारगेट है? यस मैम। अब उसके लिए क्या करोगे तुम लोग, प्रिपरेशन करोगे? यस मैम। मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे पूरी तरह से, थोड़े से खेल भी अवॉइड करोगे, टीवी भी अवॉइड करोगे कि मेरे अच्छे नंबर आ जाए। अब अगर ये एग्जाम हो ही ना, तब करोगे प्रिपरेशन? नहीं करोगे ना,
थोड़ा सा खेल में भी ज्यादा टाइम बिताओगे, थोड़ा सा मोबाइल में भी ज्यादा बिताओगे, थोड़ा सा बहन भाइयों से लड़ने में भी ज्यादा बिताओगे, यही होगा ना। तो स्ट्रेस होता है ना, उसको पहचानने की भी जरूरत है कि तो क्या वो स्ट्रेस अच्छा है या बुरा है। हम लोग क्या करते हैं, हमने एक नाम दे दिया स्ट्रेस, टेंशन टेंशन, लेकिन जब एग्जाम आए तभी दोस्तों से भी कहेंगे, मम्मी से भी कहेंगे, यार बहुत टेंशन हो रही है, कैसे होगा, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन हम ये तो जान ही नहीं पाते कि ये तो अच्छे वाला स्ट्रेस है, ये तो हमको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। इसलिए इसको तो हमें डरने की जगह चैलेंज के रूप में लेना है। सोचा है कभी? और जब हम उसको चैलेंज के रूप में ले लेंगे तो हम डरेंगे नहीं, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो वैसा रिएक्ट करने लगेगी जैसा हम सोच रहे हैं। जब हम डरेंगे तो बॉडी डरने की तरफ रिएक्ट करने लगेगी, जब हम चैलेंज के तौर पे लेंगे तो चैलेंज के तौर पे रिएक्ट करते है ना। पर हम क्या है, डर जाते हैं। ये तो एक एग्जाम का एग्जाम्पल दिया। अभी मैं तुमसे बोलती थी कि बच्चे थे यहाँ कुछ बोलो चलो, तो किसी किसी बच्चे को स्टेज फोबिया होता है, परफॉर्मेंस फोबिया होता है ना, कि सामने आने से डरता है। अब मैं कह रही हूँ कि उसी चीज को चैलेंज के रूप में लो, तुम ना 10 शब्द बोलो, तुम 2 शब्द बोलो, है ना। तो क्या है, धीरे 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 सुधार होता है और आदमी गलतियों से सीखता है। एक बार एक लड़का मेरे पास आया और वो कनाडा का था, ठीक है। तो कनाडा में बहुत अच्छी जॉब कर रहा था और उसने मुझे आके बताया कि मैम मैं ना एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, जॉब करता था वो लड़का, तो वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा था और प्रेजेंटेशन देते देते वो घबरा गया, ठीक है। और उसके बाद वो कभी प्रेजेंटेशन देने गया ही नहीं, उसको डर लगने लग गया कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, है ना। तो जब उसने मेरे से बात करी ना, तो मैंने उसको बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम आगे भी ऐसा नहीं कर पाओगे? उसने बोला हाँ मुझे तो लगता है मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला उसके बाद तुमने कितने अटेम्प्ट करे प्रेजेंटेशन देने के? बोला मैम एक भी अटेम्प्ट नहीं करा मैंने, क्योंकि मैं तो दे नहीं पाऊंगा और मेरे तो बॉस ने मुझे संभाल लिया। तो मैंने तो तुमसे फिर बॉस से मना कर दिया कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा। नहीं मैंने मना तो नहीं करा, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा। तो क्या सही करा उसने? उसको मैंने बोला कि प्रेजेंटेशन क्योंकि जॉब का हिस्सा है, इसके बिना लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, तुम्हारे लिए जरूरी है, तो तुम्हें प्रेजेंटेशन से रुकना नहीं है। अगर तुमने एक पोज ले लिया या एक बार गलती हो गई तो इसका मतलब ये लाइफ में दोबारा गलती हो गई। उस गलती की जो कमियां थी उसको सीखो, उसको पहचानो और जिस टाइम ऑडियंस के सामने आओ उस टाइम ये मत सोचो कि कोई मुझे जज कर रहा है, ऑडियंस मुझे देख रही है, ये मुझे मेरे जाने के बाद क्या बोलेंगे। बस ये सोचो मेरे को क्या बोलना है, ठीक है। एक तरह से विजुअल तौर पर, इमेजिन तौर पर ऑडियंस को अपनी आंखों के आगे क्या था, है ना। जब तुम स्टेज पे जाओगे ना, बहुत आगे जाओगे, बहुत बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन दोगे, है ना, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। तो उस टाइम सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, विजुअलाइज करो कि मेरे आगे कोई नहीं बैठा, मैं सिर्फ जो कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। तो क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तुम अच्छा कर जाओगे, तुम वो सब कर जाओगे जिसके लिए तुम आए हो, ठीक है। एक बार ऐसा जरूर करके देखना। जब क्लास में मैम कुछ बोलती है छोटे बच्चों को कि आज तुम्हें करना है, तो बहुत से बच्चे पीछे रह जाते हैं। सबसे पहले मैं जहाँ पढ़ाती थी वहाँ एक लड़की ऐसी थी, जब वो पहली बार स्टेज पे आई तो वो इतना घबरा गई कि उसकी जितना वो तैयार करके आई थी उसने एक शब्द भी नहीं बोला और वो घबरा के नीचे उतर गई। अब हम तो क्योंकि वहाँ पे मनोविज्ञान वाले बैठे थे, हमने उस लड़की को पकड़ लिया कि ये लड़की ऐसे इसका गलत है, ये जो है। फिर हमने बुलाया उस लड़की को, मोटिवेट किया, फिर वो अगली बार उसने 2 शब्द बोले, फिर घबरा गई, ठीक है। फिर हमने उसको फिर पकड़ा, फिर मोटिवेट किया, फिर वो फिर गई, फिर दूसरे 2 शब्द बोले, फिर घबरा गई। लेकिन साल बीता, मतलब पूरा ईयर भी नहीं हुआ था, एंड में आके प्रिंसिपल मैम ने उसकी तारीफ की कि ये लड़की जब फर्स्ट टाइम आई थी तब ये बिना बोले स्टेज पे उतर रही थी और आज आई तो पूरा अपना बात बोलकर तब स्टेज पे। लेकिन अगर वो स्पीड में उतरती ही नहीं तो वो अपने स्टेज को कॉप अप नहीं कर पाती ना। अब तुम्हें साइकिल चलानी सीखते हो, साइकिल कौन चलाता है? ऐसे जब लाइफ में आगे बढ़ोगे
और कहीं गिर जाओ तो ये सोचना बस मुझे करना है, सीखना है ना, तो तुम अच्छा कर जाओगे। ठीक है। अब एक चीज है कि क्या हर समस्या का समाधान पॉसिबल है? क्या मैं खुद से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ? है ना, ऐसा भी आता है ना मन में। मैं कह रही हूँ कि हमारे अंदर ही पोटेंशियल है कि हम खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। करें एक एक्टिविटी। देखो अभी जो मैं करवाऊंगी ना उसमें तुम ही अपने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मैं नहीं करूंगी। ठीक है। अब क्या करना है, तुम लोगों के पास रजिस्टर है ना, 2 3 4 लिख लिया, फिर एक लाइन, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ दो, 9 10 11 12 लिख लिया, और यहाँ पर एक ऐसे तैयार कर लो। लिख लिया सबको? 12 तक लिया? अब देखो हमारे पास है ये ऐसे लिखा है ना हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये है हमारी डॉट, है ना। अब मैं तुम्हें एक नंबर बोलूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने बोला तुम्हें 7, तो तुम्हें यहाँ से लाइन लेके जानी, कहीं से भी तुम्हारी चॉइस है, पूरा पेज तुम्हारा है, ले जाकर 7 काट दो, पेंसिल नहीं उठानी, तुम्हें यहीं से लाइन लेके 5 कट करना है, ठीक है, पेंसिल नहीं उठानी। लेकिन शर्त मेरी एक है कि ना तो लाइन मिलनी चाहिए दूसरी लाइन और ना लाइन आपस में ऐसे कटनी चाहिए, ठीक है। और तुम्हें ये सारे नंबर काटने करोगे? चलो स्टार्ट करें। अब यहाँ पे पेंसिल रखो अपने घर पे, यहाँ तुम घर से निकले इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, तुम्हारा घर है, ठीक है। चलो अपनी हिम्मत लेके शुरू में निकले। चलो पहला वर्ड काटो 8, 8 के बाद काटो 6, बेटा 8 बोला था मैंने, 0 के बाद 0 6 काट दिया। अब काटो 12, 12 के बाद कट करो 3, 3 के बाद कट करो 7, 7 के बाद कट करो 10, 10 के बाद कट करो 4, कितने बच्चे फंस गए? फंस गए? और कितने अभी सही चल रहे हैं? तो आगे शुरू करें। 7 के बाद कट करो 9, 9 के बाद कट करो 11, अब कितने बच गए और कितने सही चल रहे हैं? वेरी गुड। 11 के बाद कट करो 1, 1 के बाद 5, सारे नंबर कट गए, और 5 के बाद वापस अपने घर में आओ। क्या है क्या? 2, चलो उसके बाद कट करो 2, और 2 के बाद वापस अपने घर में आ जाओ, वापस अपने घर में आओ। कट कर लिए सारे? अब कौन कौन कर पाया सारे नंबर काट के अपने घर में वापस? हम फोकस होते तो हम लाइंस को उस तरह से ले जाते कि हमें कोई कितना भी नंबर बोल दे, यानी कोई कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम बोल दे, हम उसको काट के आते। यही होता है ना। अब क्या करोगे तुम? ये जो गेम मैंने खिलाया है ना, इसे अपनी जब भी तुम फ्री हो ऐसे गेम्स खेला करो, क्योंकि ये हमको एक तो कॉग्निटिव, हम लोगों की मेमोरी को, हमारी अलर्टनेस को, हमारे फोकस को, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, आज के बच्चे मोबाइल में बिजी है ना,
स्किल्स को बढ़ाने वाले गेम्स है वो हम खेल ही नहीं रहे हैं, है ना। आगे जाके हमें बनना है IAS और हम फोकस्ड नहीं है, कैसे बनोगे, है ना, समझ रहे हो। तो इसीलिए पहली बात तो ऐसे गेम्स खेलो जो आपकी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करे, और दूसरा इस गेम को जब बार बार खेलोगे ना, रिपीटली खेलोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एक टाइम वो आएगा जब तुम 12 के 12 नंबर काट के आकर अपने घर में आ जाओगे, है ना। तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी चैलेंजेस तुम्हारी लाइफ में आए, तुम्हारे गोल पर जाते हुए रास्ते में, उन सबको काट कर तुम वापस अपने घर में आ गए और सक्सेसफुल हो गए। अब होना है यस मैम। तो ऐसे ही होगे ना, यस मैम। डरोगे नहीं, नो मैम। हिम्मत भी नहीं हारोगे, नो मैम। पक्का, यस मैम। चलो अब एक गलती जो अक्सर सभी लोग करते हैं जब परेशान होते हैं, सभी बच्चे क्या गलती करते हैं, वो अपनी बात शेयर नहीं करते, अपने अंदर रखते, ठीक है, कह नहीं पाते। क्यों नहीं कह पाते, क्योंकि वो अपने इमोशंस ही नहीं समझ पा रहे। जिस चीज को वो सैड कहते हैं कि मैं सैड हूँ, वो हो सकता है किसी दूसरी चीज से वो परेशान हूँ, इरिटेट हूँ, वो नहीं समझ पा रहा कि मैं एक्चुअली में सैड हूँ या इरिटेट, ठीक है। लेकिन उस चीज को समझने में और समझाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके बड़े लोग, आपके अनुभवी लोग, है ना। हम लोग जब छोटी एज में होते हैं ना, हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है सभी बच्चों के साथ इस एज में कि वो अपने इमोशंस को कह ही नहीं पाते जो एक्चुअली में होते हैं, और वो केवल पहचान पाते हैं या तो उनके पेरेंट्स या उनकी टीचर। तो जब भी कभी लाइफ में दिक्कत हो, परेशानी हो, ऐसा लगे कि मैं लो फील कर रहा हूँ, वर्क नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, तो उस टाइम बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे अपने पेरेंट्स को बताना है या टीचर्स को बताना है। तुरंत जाके बताओ अपने पेरेंट्स को, तुरंत बिल्कुल सारा जितना भी मन में है सब निकालो, ठीक है। और यदि पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं तो जो भी अच्छी टीचर आपकी लाइफ में हो, सबसे बेस्ट टीचर होती है ना, उनको बताओ, ठीक है। क्योंकि जो टीचर अच्छे टीचर्स होते हैं ना, वो सिर्फ लाइफ में एक ही गोल लेके चलते हैं कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, हमारा बच्चा किस तरह से अच्छा करे, उनका केवल इतना ही मोटिव होता है। और जब बच्चा अच्छा कर जाता है ना, जितना वो खुश होता है उतना कुछ भी नहीं होता, है ना। तो जब भी लाइफ में परेशानी आए तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे अपनी फीलिंग्स शेयर किससे करनी है। तो सबसे इस एज ग्रुप में तो सबसे बेस्ट है कि तुम अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से शुरू करो, और जैसे जैसे आगे बढ़ जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा जो दायरा है वो बढ़ जाएगा, और जिन लोगों से तुम्हें शेयर करनी है फीलिंग्स, वैसे लोग भी बढ़ जाएंगे, तुम्हारी अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी। जैसे जब कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आएगी, तुमने पेरेंट्स से भी कर लिया, टीचर से भी कर लिया, वहाँ जरूरत होगी किसी कैरियर काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ सकती है, किसी कैरियर काउंसलर की भी, या कोई अच्छा मेंटर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन वो जैसे जैसे तुम ग्रो करोगे, समझ विकसित करते हुए, अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, वो तुम्हें खुद समझ आता चला जाएगा। जरूरत है तुम्हें आज से ही पॉजिटिव रहने की, ठीक है, नेगेटिव ना रहने, और ये ना सोचने की कि मेरे पास कोई नहीं है। आपके पास सब कोई है और आप खुद में सब कोई हो, है ना। अभी मैंने क्वालिटी दिखाई थी ना, तो वो क्वालिटीज आपके पास है, बस वो पर्सन दिया है ना। चलो तुम्हें क्या करना है, जैसे ही जापान डॉट सुनो वैसे ही नंबर काटना है। पहले जापान पे पहला नंबर पे डॉट रख दिया, दूसरे पे 2 नंबर पे गए, तीसरे में तीसरे नंबर पे गए। तो जब जब जापान सुनोगे तब तक तुम्हें अपनी पेंसिल को आगे बढ़ाना है अगले नंबर पे। लेकिन मैं इतना स्पीडली बोलूंगी कि ना तो मैं रुकूंगी ना तो मुझे रोकूंगी, ठीक है। स्टार्ट करें। 2 वर्ष पूर्व मैंने अपने परिवार के साथ विदेश घूमने की योजना बनाई। इसके लिए मैंने बहुत से देश सोचे और अंत में मैंने जापान को चुना। मैंने जापान के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया, जहां मुझे जापान की बहुत सी घूमने की जगह देखने को मिली। मुझे लगा मेरा जापान जाना ही सबसे उपयुक्त है। मैंने बहुत शीघ्रता से जापान के लिए टिकट बुक की और जापान के लिए टिकट लेकर जापान के लिए जापान जाने वाले प्लेन में जापान के लिए रवाना हुई। जापान पहुंचे, जापान की यात्रा शुरू हुई। जापान के लोग बहुत ही अच्छे थे, जिन्होंने जापान में घूमने में भी सहायता की।
जापान के विषय में बहुत महत्वपूर्ण चीजों को बताया। जापान बहुत खूबसूरत देश है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान जाना, जापान देखना, जापान का खाना, जापान घूमना, जापान के लोग, जापान बहुत सुंदर है। जापान की हर चीज बहुत सुंदर है। कहाँ तक पहुंचे? 21। कहाँ गया? 20 और 24। 20 तक कितने लोग पहुंचे? मोर देन 20। अच्छा 24 में कितने पहुंचे? अरे वाह, वेरी गुड। बहुत बिग क्लैपिंग करो अपने लिए, एक बार जोर से क्लैपिंग करो। सच में एक चीज बताऊं, ये एक्टिविटी मैंने अपने पहले भी स्कूल में कराई है, खुद अपने स्कूल में भी कराई है जहाँ मैं पढ़ाती थी। मतलब 15-16 से ऊपर लोग पहुंच ही नहीं पाते थे और इतना अच्छा लगा। यानी तुम लोग तो बहुत फोकस था, बहुत अलर्ट हो, बहुत अच्छी बात है ना? तो यही है कि हम लोगों को अपनी फोकस, अपना इंटरेस्ट, अपनी अटेंशन, कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो अब लास्ट करते हैं एक स्टोरी से, है ना? देखो, एक लेडी थी, ठीक है? उसने क्या करा, एक नई गाड़ी खरीदी, है ना? और नई गाड़ी खरीद के उसने एक ड्राइवर लिया, उसको ड्राइवर सीट पे बिठाया और खुद उस सीट के पीछे बैठ गया और उससे बोला चलो घूमने चलते हैं। ठीक? अब वो शुरू हो गए, निकल गए अपने रास्ते के लिए जहाँ उन्हें पहुंचना था। जब वो थोड़ा आगे चली तो उसको उसकी एक फ्रेंड दिखाई दी। अब उसने क्या करा, उस फ्रेंड को, ड्राइवर को बोला, ये सोचती कि मेरे पास गाड़ी है, मेरी बहुत तारीफ होगी, है ना? ऐसा सोचते उसने बोला ड्राइवर को, दे गाड़ी में बिठा लो। गाड़ी 5 जनों की, उस गाड़ी में 5 जने बैठ सकते थे। तो उसने क्या करा, इसको ना फ्रेंड को, मेरी को अपनी गाड़ी में बिठा लो। तो उसने वो लेडी को गाड़ी में बिठा लिया। अब गाड़ी में कितने लोग हो गए? 3 हो गए। फिर वो थोड़ा आगे चले अपने लक्ष्य को पाने के लिए, फिर उसे एक फ्रेंड दिखाई दी। उसने कहा ये भी मेरी फ्रेंड है। तो उसने क्या कहा ड्राइवर से, किसी भी गाड़ी में बिठा लो, क्योंकि अभी गाड़ी में जगह है ना? तो उसने उसे भी बिठा लिया। अब कितने लोग हो गए? 4। अब वो और आगे चले तो एक और फ्रेंड मिल गई। उसने ड्राइवर से कहा इसे भी बिठाओ। ड्राइवर ने उसे भी बिठा दिया। अब कितने हो गए? 5। अब वो और आगे चले, अब उसको एक और फ्रेंड मिल गई। तो अब उसने कहा ड्राइवर से इसे भी बिठाओ। पर ड्राइवर ने बोला मैम अब जगह नहीं है। अब वो परेशान हो गई, इधर एक तो फ्रेंड है, अगर मैं इसे नहीं बिठाऊंगी तो अच्छी बात नहीं है, इनको तो बिठाना ही पड़ेगा। उसने क्या कहा ड्राइवर से, तुम उतर जाओ लेकिन मेरी फ्रेंड को बिठा दो। अब गाड़ी चलानी तो किसी को आती नहीं, तो लक्ष्य पे कैसे पहुंचे? गाड़ी वहीं रुक गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी गाड़ी भर गई थी और उसको ड्राइवर को उतार दिया। हाँ, अब देखो इस चीज में क्या बात हुई। वो जो लेडी थी वो थे हम, ठीक? वो जो गाड़ी थी वो था हमारा मन। तो हमारे मन के रथ पर सवार होकर उस ड्राइवर के साथ जो हमारी हिम्मत है, हम चले अपने लक्ष्य पर। समझ गए? हम हमारे मन के रथ पर सवार होकर जो हमारी ताकत है, हमारी हिम्मत को साथ लिए चले हमारे लक्ष्य की ओर। जैसे जैसे हमारी फ्रेंड मिलती गई और हम उन्हें बिठाते गए, वो सारे लोग वो थे जो हमारे लक्ष्य को पाने में रुकावट है। हमने क्या करा, पहले किसी ने हमको डिमोटिवेट करा, हमने उसको दिल से लगा दिया, लेके बैठ गए। आगे चले, दूसरी फ्रेंड मिली, उसने हमें कुछ कहा, हमने वहां लगा दिया। ये ठीक है? ऐसे करके लोग मिलते गए और हम उन्हें अपने मन में, मन के रथ पर बिठाते गए। तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। और एंड में क्या हुआ, हमारी हिम्मत को ही हमें उतारना पड़ा। और जैसे ही हिम्मत उतरी वैसे ही लक्ष्य पर पहुंचना खत्म हो गया। तो ये एक स्टोरी है जो ये बताती है कि जब भी लक्ष्य आए तो हमें ये देखना है कि हमें कितने लोगों को अपने मन के रस्ते दिखाना है।
क्योंकि जो कुछ भी है वो हमारा मन है। हम परेशान हैं तो हमारा मन है, हमारे पास लक्ष्य है और हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो वहाँ भी हमारा मन है। तो हमें बचाकर रखना है इस मन रूपी रथ को। इसमें नेगेटिव चीजों को नहीं भरने देना, इसमें अच्छी अच्छी चीजें भरने देनी है जो हमको मोटिवेट करे, खुश करे, अच्छा करने के लिए लाइफ में, है ना। तो बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो ना, अभी तुम्हें आगे जाना है। जब भी तुम्हें एग्रेशन आता है, गुस्सा आता है, बहुत आता है ना, अपने बहन भाइयों पे निकालते हो, मम्मी पे निकालते हो। गुस्सा कोई डांस को ही आता है नहीं है ना। कोई पूछे तुम गुस्सा आता है, कोई ऐसे पूछे तुम्हें डांस आता है तो तुम कहोगे हाँ आता है, नहीं कहोगे। तो गुस्सा कोई डांस नहीं है कि तुम्हें आता है। गुस्सा तुम्हारी खुद की इनर स्ट्रेंथ है, तुम्हारी खुद की इनर पोटेंशियल है, क्वालिटी है जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। जब भी कोई व्यक्ति गुस्सा होता है उसको पता होता है मुझे किस लिए गुस्सा करना है, लेकिन क्या है उसको ये भी पता होता है सामने को जिसके ऊपर मैं गुस्सा करता है ना। तो जब ग्रैंड पेरेंट्स हो, पेरेंट्स हो, एग्रेशन हो तो ये सोचो कि डांस नहीं है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं तो इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मेरे हाथ में है। तो वहाँ पर क्या करो, शांत हो जाओ, है ना। और शांत कहते हो कि अपने को किसी अच्छे काम में लगा लो। तो जब वो 5-10 मिनट निकल जाएंगे ना तो तुम्हें पता चलेगा यार मैं कितना बेवकूफ था, मैं किस बात पर गुस्सा कर रहा था, वो निकल जाएगा, है ना। और जो गलत तुमसे हो सकता है वो गलत होने से बचना है, हमें गलत नहीं करना ना लाइफ में, अच्छा करना है ना। और फिर आज के तुम कल को तुम्हारे ही जैसे बच्चों को समझा रहे होंगे, यही सब चीजें ऐसे चाहते हो ना कि हम भी किसी का मार्गदर्शक बन जाए, अच्छी बातें दें, तो हमारे को वो क्वालिटी मिलती है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया, समझ में आया? Yes, ma'am. आज का वर्कशॉप, आज का काउंसलिंग सेशन एंजॉय किया आपने? Yes, ma'am. बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, है ना? Yes, ma'am. बहुत कुछ चीजें हमें अपने बारे में पता चली। Yes. लेकिन आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ बच्चे हैं जो मैम से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। कि मैम आपके लिए टॉपिक भी लाई है, इससे अच्छी क्या बात है भाई, हमें इतनी सारी नॉलेज के साथ साथ फ्री में मिल रहे हैं। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल Vineet from 7th class want to ask a question. Vineet, 7th class. How can we handle body shaming? Body shaming. Very good. आपको पता है बॉडी शेमिंग क्या होता है? बॉडी शेमिंग ये होता है कि जब देखो हर बच्चा इंडिविजुअल है, हर एक की कुछ खासियत है, कुछ कमी है। कभी कभी कोई होता है कि हमारा कोई पॉइंट होता है, जैसे कोई हमारा कलर, हमारा हेयर, हमारी हाइट, हमारी बॉडी, हमारा स्ट्रक्चर, किसी भी बात को लेकर हमें कुछ टॉन्ट करता रहता है। हमेशा बोला जाता है आपको आप काले हो, आप मोटे हो, आप नाटे हो, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, आप काले, बहुत सी चीजें, और उनको लेके हमको बहुत स्ट्रेस होता है। तो उसको कैसे हैंडल करें वो मैं आपको गाइड करूँ। जैसे मैंने बताया हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति की नीड में क्वालिटी है ना। हमारी बॉडी कैसी है ये डिपेंड ऑन योर पहले जेनेटिक फैक्टर है ना, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हमारे एल्डर्स कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग। दूसरी बात क्या है, बॉडी शेमिंग जो करता है वो अलग है कि वो क्यों करता है। तो ऐसे लोगों को सोचो जो ऐसे थे जिनकी बॉडी शेमिंग की जा सकती थी, लेकिन सिर्फ उन्होंने क्योंकि फोकस करा अपने गोल पर। अब तुम अगर एग्जांपल लो सचिन तेंदुलकर का ही लो, कितने छोटे हैं, क्या वो अगर हम सोचे तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बन सकते हैं? नहीं, जब उन्होंने शुरू करा होगा उनको भी ये रहा होगा बहुत हाइट में छोटा है, बहुत ये है, ये क्या करेगा, है ना। लेकिन क्या करा, हमें नहीं कोशिश करनी, नहीं देखना हमारे आसपास लोग हमें क्या कह रहे हैं, हमें ये देखना है हमारा लक्ष्य क्या है, हमें वहाँ पहुँचना है। जब हम अपने लक्ष्य पे पहुँच जाते हैं ना तो वो बॉडी शेमिंग भी हम लोगों को मोटिवेशन का काम करती है। तुम अपनी लाइफ में ना क्या होता है बेटा, सबसे बड़ी गलती तुम लोग क्या कर रहे हो, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं कि अपना आइडल तो बना लिया है ना, हमने अपना आइडल तो बना लिया, लेकिन हमने उस आइडल की लाइफ हिस्ट्री नहीं पढ़ी कि उसने पिछली लाइफ में कितने चैलेंजेस फेस किए, हर व्यक्ति फेस करके आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है बॉडी शेमिंग टाइप, ये तुम लोगों को महसूस ही नहीं होगी, फील ही नहीं होगी जब तक उनके चैलेंजेस फेस करोगे। दूसरी बात, जब ऐसी चीज हो तो तुम अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनके साथ बताओ ये सब चीजें हैं,
तो वो अपनी लाइफ में भी बताएंगे कि उनके साथ कितनी चीजें हुई। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, हम किसी भी स्ट्रेस को डील करना सीखते ही नहीं है कि स्ट्रेस को डील कैसे करना है। जब तुम एक मान लो किसी ने भी तुमको बुरा कहा है, नेगेटिव बोला, बुली करा है ना, तुम उसको एक तरह से मेंटली इग्नोर कर दोगे कि ये मेरे लाइफ का पार्ट ही नहीं है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। जैसे मैंने बताया, मुझे अपने मनमुखी रस्ते को नहीं बैठाना, मेरा एक टारगेट है, गोल है, जहाँ तक मुझे पहुंचना है। तो तुम लोग खुद से ही जो है मोटिवेट हो जाओगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, उस चीज को इग्नोर कर दोगे। क्योंकि बॉडी शेमिंग तो बॉडी भगवान कैसे बना रहा है, हमारे जेनेटिक कैसे बना रहे हैं, ये हमारे ऊपर है ही नहीं। हम पूरे हैं, संपूर्ण है ना। ऐसे लोग भी हैं जो संपूर्ण नहीं है लेकिन लाइफ में चैलेंजेस फेस कर गए, है ना। ऐसे लोग भी हैं, जैसे सुधा चंदन जी को देखो, उनका आपको पता है उनका एक पैर कटा हुआ है। एक बहुत मशहूर कथक डांसर है, वो पता है आप लोगों को, उनका एक पैर कटा हुआ है ही नहीं है पैर, वो आर्टिफिशियल पैर लगाती है और वो इंडिया की अपने जमाने में मशहूर कथक डांसर है। अगर वो इस चीज को फील करती कि मैं मेरे अंदर कुछ कमी है ना, अगर वो इस चीज को फील करती तो क्या वो डांसर बन पाती? नहीं बन पाती। अब और भी लाइफ में तुम बड़े-बड़े जब एग्जांपल आइडल बनाते हो ना, उसकी लाइफ जर्नी को देखो, तो अब्दुल कलाम जी को देखो या और दूसरे जो भी अच्छे हो रहे हैं उनको देखो, तो सबने लाइफ में इतने स्ट्रगल फेस किए हैं और इन सब चीजों से होकर गुजरे हैं, वो भी गुजरे हैं। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना लक्ष्य फोकस करा, है ना। कोई गुनाह नहीं है, हम जैसे हैं, हम खुद को विश्वास करना है, हम कैसे, हम अंदर से कैसे, हमें अपना अंदर का जो स्टैंड है उसको मजबूत रखना है। बाकी बाहर तो सिर्फ है नेगेटिविटी जो हमको इन्फ्लुएंस करेगी, उसको अपने मनमुखी रंग पे नहीं आने देना, रोक देना। लेकिन इसके लिए क्या है, हमें खुद से मजबूत सीखा। इस सेशन में कुछ चीजें ऐसी सीखी जो हमने बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ कराई थी और हम ओवर द पीरियड बड़े होते होते भूल गए, पर हम भी याद रखेंगे और बच्चे हमारे शायद इस चीज को याद रखेंगे। मैडम ने आपको जो भी सिखाया है समझाने की कोशिश की है, आपको भी मेहनत करके सीखना और ये आपका सबसे बड़ा